अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, आ रही है यार बस। जी तो मैम। मैं जी जी मैम 10 के बाद वाले ना जस्ट एक्सरे के बाद वाले को हमें लेक्चर्स नहीं शो हो रहे हैं। एलएमएस पे आपने अपलोड कर दिया 11 12 13। जी जी और बेटा मैम लेक्चर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिसिंग है। कौन से लेक्चर की? मैम फ्लोरोस्कोपी वाले। अच्छा, चलें हम देख लेते हैं। मैं आपको 2 मिनट में जो है वो ज्वाइन करती हूँ। मैं ज़रा पानी ले लूँ, ठीक है? ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे बताएं, आप बताएं मुझे। मैं जो है वो आप लोगों का फ़ोल्डर ओपन कर लेती हूँ, तो आप मुझे बताएं कौन सा मैम लेक्चर। लेक्चर 12 है फ्लोरोस्कोपी वाला, आई थिंक उसकी ना रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, जी ज़रवा आप क्या कह रही थी? कौन सा लेक्चर आपको शो नहीं हो रहा? मैम 11 12 और 13 जो प्रीवियस हमने की पढ़ लिए हुए हैं ना, वो एलएमएस पे अभी मैंने पहले ही लेक्चर से पहले ही चेक किया था तो वहाँ पे नहीं थे, और एक दिन पहले अच्छा भी चेक किया था। अच्छा, आप ये जी कह रही मैम, थी कि एलएमएस पे शो नहीं हो रहे, लेकिन जब ये हम देखिए, आपकी ये गूगल ड्राइव का लिंक खोलते हैं ना तब शो हो जाते हैं। ये लेक्चर्स शो हो जाते हैं। बस ठीक है फिर मैं गूगल ड्राइव से ले लूँ अच्छा ठीक है, फिर मैं LMS। जस्ट मिनट में जो है वो रिकॉर्डिंग्स वाला सेक्शन भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये है ना लेक्चर 12 एंड 13। तो ये भी आप गूगल ड्राइव का फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं दोबारा से भी जो है ना वो शेयर कर दूँगी एलएमएस पे, ठीक है? लेक्चर ओके 12 मैम। एंड ओके 13, मैम। ठीक है? अच्छा, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रावीनस यूरोग्राफी को कवर किया था, हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी को कवर किया था, और हमने बेरियम स्टडीज़, बेरियम सीरीज़ को देखा था, ऐसे ही है, यस मैम। यस मैम। ठीक है? मेमोग्राफी के बाद हम जो है वो अल्ट्रासाउंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम एमआरआई करेंगे और उसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। आज का आपका लेक्चर नंबर जो है वो आई गेस 14 है, यस मैम 14 लेक्चर। यस मैम। ठीक है? बच्चे इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, कोई है ख़ास वजह? यार हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग आते जाएंगे फिर। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो रिलेटेड मोडेलिटीज़ थी, उनमें हमने जो है वो एक्सरेज़ को देखा। एक्सरेज़ के साथ हमने जो एक हमारे पास एक्सरे बेसिकली जो है वो 2D इमेजिंग थी, उसके साथ हमने सीटी स्कैन, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, 3D इमेजिंग, 4D इमेजिंग को देखा। आयोनाइजिंग रेडिएशंस बेसिकली यूज़ हो रही थी, ऐसे ही फ्लोरोस्कोपी में भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती हैं, उसके हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स देखे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी में भी बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशंस ही यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।
तो इसमें लो जो है वो लो एनर्जी उनकी जो एमएस और केवीपीस हैं वो कम यूज़ होते हैं। 28 केवीपीस तक जो है वो मोस्टली जो रेडिएशंस हैं मैक्सिमम एनर्जी जो है आयनाइजिंग रेडिएशंस की वो यूज़ की जाती है। मेमोग्राफी करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। इसके अलावा हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि जो फ्लोरोस्कोपी और जो एक्सरे है वो बेसिकली एक ही तरह की दो मशीन से, लेकिन फ्लोरोस्कोपी ज़रा एडवांस्ड मोडेलिटी है जिसमें हम वीडियो मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बट दे आर जस्ट लाइक एक्सरेज, सेम प्रिंसिपल है, सेम फिनोमेना है। इसी तरह से हमने सीटी स्कैन की अगर बात करें तो सीटी स्कैन में हमारे पास रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब थी जिसने डिफरेंट एंगल्स में से एक्सपोयर्स को एक्सपोज किया रीजन्स को, और हमें 3D इमेजिंग आ गई जिसमें कोरोनल, सेजिटल और एक्सियल इमेजेस हमें अचीव हुई। अब अगर मेमोग्राफी की बात की जाए तो ये ऐसे डिफरेंट है कि बच्चों जैसे सीटी स्कैन में हम हर बॉडी की ही मतलब बॉडी के हर रीजन की हम इमेजिंग कर सकते हैं। हम ब्रेन की इमेजिंग कर सकते हैं, हम नेक की इमेजिंग कर सकते हैं, स्पाइन की इमेजिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हम जो है वो लिम्स की इमेजिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरोस्कोपी में जो बेसिक जो डिफरेंस है बाकी मोडेलिटीज से, वो डिफरेंस ये है कि हम इसमें सिर्फ ब्रेस्ट की इमेजिंग कर सकते हैं। बात आ गई समझ में कि हाउ मेमोग्राफी इज डिफरेंट इसमें फ्रॉम सिर्फ ऑल अदर ब्रेस्ट की हम मोडेलिटी। इमेजिंग करते सिर्फ हमने ब्रेस्ट की इमेजिंग करनी है, ठीक है। ये जो मशीन है, इस मशीन जैसे हमने फ्लोरोस्कोपी की एग्जांपल ली, फ्लोरोस्कोपी में भी हम बेरियम स्टडीज़ भी कर सकते हैं, हम साइनोग्राम कर सकते हैं, हम फिस्चुरोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। उस तरफ मैं गई नहीं हूँ, मैंने आपको मेन चीज़ें बताई। हम बेरियम जो है वो स्टडीज़ हमने देखी, हम IVU हमने देखा, हमने स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी देखी। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मेमोग्राफी का, उसमें क्या है कि हमने सिर्फ ब्रेस्ट इमेजिंग हम जो है वो मेमोग्राफी में पॉसिबल है हमारे लिए करना। अब डिफरेंस तो मेन है, ठीक है, समझ आ गई, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना और जो है वो इस चीज़ को समझना है कि कैसे डिफरेंस है और इसमें कैसे जो है वो लो एनर्जी रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम मेमोग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं। Mammography is a radiographic examination that is designed for detecting breast pathology, particularly breast cancer. Mammography radiographic examination होता है that is designed for detecting breast pathology, जो कि डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इससे ब्रेस्ट पैथोलॉजीज़ को डिटेक्ट किया जा सके, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर। और पैथोलॉजीज़ ब्रेस्ट कैंसर के अलावा डिफरेंट और पैथोलॉजीज़ भी हैं, उनको भी जो है हम कर सकते हैं, हम उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलर है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विद मेमोग्राफी असिस्ट इन डिटेक्टिंग कैंसर एट एन अर्लियर एंड इज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 in 8 women will develop breast cancer over their lifetime, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग विद मेमोग्राफी जो है असिस्ट करती है डिटेक्ट करने में, कैंसर को डिटेक्ट करने में एट एन अर्लियर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि एक जो रिसेंट हमारे पास स्टडीज़ आ रही हैं और रिसेंट स्टडीज़ में ये बताया जा रहा है कि हर 8 में से एक औरत को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो किसी भी स्टेज का हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो स्क्रीनिंग है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल ब्रेस्ट इमेजिंग मोडालिटीज़, बहुत सारी इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं जिनसे हम ब्रेस्ट इमेजिंग कर सकते हैं अवेलेबल, सच एज अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डिजिटल मेमोग्राफी, MRI एंड शेंटी मेमोग्राफी। अब आपको अल्ट्रासाउंड का तो पता है, सीटी का भी पता है, डिजिटल मेमोग्राफी भी हम डिस्कस करेंगे, MRI है। शेंटी मेमोग्राफी कौन सी मोडालिटी के अंडर हो सकती है, कुछ आइडिया है? क्लास नो मैम। जी बेटा सरवा, आप बताएं। यस मैम। क्या है शेंटीग्राफी, कौन सी मोडालिटी के अंदर आती है? मेमोग्राफी में ये मैम। मेमोग्राफी में ही आएगी। नहीं मैम बेटा, जिसमें हम
कंट्रास्ट है वो ऐड करते हैं, जी बेटा, ट्रेसर वेरी कहते गुड। हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एजेंट्स को हम जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो हम शेंटी मेमोग्राफी करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। तो जैसे बोन स्कैन होता है, जैसे हमने बोन स्कैन की एग्जांपल ली थी, जैसे हमने रीनल स्कैन की एग्जांपल ली थी, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हो रहे होते हैं। तो शेंटी मेमोग्राफी बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन के इनसाइड जो है प्रोसीजर हो रहा होता है, ठीक है, उसमें कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है। कंट्रास्ट को इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट जो है वो रेडिएशन एमिट करता है, जिसको एमिशन इमेजिंग कहते हैं, और जो है वो गेमा कैमरा उनको डिटेक्ट कर लेता है, उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड गेमा रेज। मेमोग्राफी रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ ब्रेस्ट इमेजिंग। हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, लेकिन मेमोग्राफी हमारे पास क्या है, कॉर्नरस्टोन है। ओनली मेमोग्राफी व्हेन करेक्टली परफॉर्म्ड एंड इंटरप्रेटेड ऑफर्स द नेसेसरी रिलायबिलिटी टू डायग्नोज द क्यूरेबल फॉर्म्स इन ब्रेस्ट कैंसर्स। सिर्फ मेमोग्राफी ही अगर अच्छे से परफॉर्म की जाए तो हम डायग्नोज कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स को, जो क्योरेबल फॉर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स हैं हम सिर्फ मेमोग्राफी पे ही रिलाई कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी आर यूजफुल एडजंक्ट्स वंस अ लीजन हैज बीन डिटेक्टेड by physical examination or by radiographic mammography। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन भी यूजफुल हमारे पास रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जब एक लीजन को डिटेक्ट कर लिया जाए, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन से कोई डिटेक्शन हो या रेडियोग्राफिक मेमोग्राफी से डिटेक्शन हो, हम अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी को साथ यूज़ कर सकते हैं उस लीजन की बेहतरी, उस लीजन को बेहतर जांचने के लिए, उसकी बाउंड्रीज को देखने के लिए, उसके अटैचमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम ब्रेस्ट की एनाटॉमी देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लेटरल व्यू है, आप मीडियल टू लेटरल इसको कह सकते हैं ब्रेस्ट का, ठीक है, जिसमें पेक्टोरलिस मसल, ये बेसिकली पेक्टोरलिस मसल है, रिब से, ठीक है, जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लिम्फ नोड्स, स्किन, मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क डक्ट्स, रिजर्वायर एंड फैट्स, ठीक है। तो ये मेन इसकी ब्रेस्ट टिश्यूज़ की कंपोजिशन है। अब हमारे पास दो तरह के व्यूज़ होते हैं जो कि हमने मेमोग्राफी में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो दोनों व्यूज़ में हमने कुछ जो है वो पॉइंट्स रखे हुए हैं कि मेमोग्राफी करेक्ट तभी परफॉर्म होगी जबकि ये चीज़ें इमेज के इनसाइड इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक एग्जांपल बताई गई है कि मेमोग्राफी में ब्रेस्ट टिश्यूज़ कैसे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ब्रेस्ट में जो है वो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, ठीक है, फैटी टिश्यूज़ हैं, और उसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल क्रेनियोकॉर्डल व्यू है। अब इंडिकेशंस क्या होती हैं मेमोग्राफी की, स्क्रीनिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक वुमेन के, एक पेशेंट है, ठीक है, बेसिकली कोई भी उसका कोई भी उसको पेन नहीं है या उसका कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उसकी एज ज़्यादा है या उसकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो हम उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क वुमेन। अब हाई रिस्क वुमेन कौन सी होती हैं, जिनका जो है वो फैमिली हिस्ट्री जो है वो मेन चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा कुछ क्राइटेरियाज हमने बनाए हुए हैं जिसमें अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्ली मेनोपॉज, और फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 40, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि हाई रिस्क वुमेन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों के पास बिशोंग की बुक है, आरएसटी नो आप मैम। लोगों के पास, आप लोगों ने आरएसटी क्यों नहीं ली हुई, किसी के मैम अब पास भी नहीं? लेंगे। बेटा अब आप लोग 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो वो मेजर बुक है, ठीक है। उसमें आपको सीटी स्कैन भी मिलेगा, फ्लोरोस्कोपी भी मिलेगी, एक्सरेज भी मिलेंगे, ठीक है, और मेमोग्राफी, और जितनी भी ये एमआरआई के लिए एक अलग से बिशोंग की बुक है, लेकिन जो मेन आरएसटी है वो तो लेना, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर अभी आपके पास बुक हो, आरएसटी की बुक हो, तो उसमें से आप देख सकते हैं, चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ में लेक्चर के इनसाइड मेंशन करूँगी ना तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है।
इसलिए कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ठीक है, ये वाली बुक है जो मेरे पास है, आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? नो मैम। ठीक है, ये इसका जो एडिशन है 10th एडिशन मेरे पास है। ठीक है, ये वाली बुक है स्टीवर्ट कार्ल बिशॉम। ठीक है, ये वाली मैं आप लोगों को ना इमेज भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, और आप जो आई गेस आ रही है वो ये वाली आ रही है, इसी तरह की होगी। ठीक है, मेन तो यही बुक है। ठीक है, तो ये आप लोग ख़रीद लें अपने लिए। एक ये बुक है और मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, और एक मैं आप लोगों को और बुक बता देती हूँ जो कि आगे आपको फ्यूचर में काम देगी। आई गेस वो आप लोगों के पास होगी भी। क्लार्क्स है आपके पास? नो मैम। बेटा ये बुक्स ले लें आप लोग, ये बुक्स आप लोगों को, मैं तो खैर अभी तक इन बुक्स को पढ़ती हूँ। जब भी कोई मुझे चीज़ समझनी हो, पढ़नी हो, तो मैं तो इन्हीं बुक्स को मैं मुझे आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस मैम। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम में जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अच्छा ये मैं आप लोगों को मेल कर दी है। आप लोग ये बुक्स जो रेडियोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, जो मेडिकल इमेजिंग वाले बच्चे, वो ये बुक्स जो है वो परचेज़ कर लें। आप लोगों के काम की हैं। ठीक है, बाकी जो फिजियोथेरेपी वाले बच्चे वो बेशक परचेज़ ना करें। ठीक है, तो उसमें ये मेमोग्राफी के 2 चैप्टर लिखे हुए हैं, उनमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं कि हाई रिस्क वुमेन्स कौन सी होती हैं और कब हम करते हैं। ठीक है, अब फॉलो अप ऑफ पेशेंट्स आफ्टर मस्टेक्टमी ऑफ सेम एंड अपोजिट ब्रेस्ट, सेम ब्रेस्ट विद इम्प्लांट। ठीक है, जिन लोगों की मस्टेक्टमी हो चुकी है उनके फॉलो अप स्कैन्स के लिए हम कर सकते हैं मेमोग्राफी। ठीक है, सेम ब्रेस्ट की अगर मस्टेक्टमी हुई है या कोई इम्प्लांट है उसके लिए भी हम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ विद एक्जिमेटस स्किन, निपल डिस्चार्ज एंड स्किन थिकनिंग। तो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ हैं जिसमें स्किन जो है उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, निपल डिस्चार्ज है या स्किन थिकनिंग है, तो उसके लिए भी हम मेमोग्राफी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ब्रेस्ट लंप, सिंपली कोई लंप है जो कि पेन काज नहीं कर रहा, लेकिन उस वो इसीलिए जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन भी ख़वातीन को सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, 1 in 1000 मेन में भी जो है ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उनमें भी जो है वो गायनिकोमेशिया और इस तरह से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी सेल्फ एग्जामिनेशन रिकमेंड किया जाता है तो ब्रेस्ट लंप को फील करवाना सिखाया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑकल्ट प्राइमरी विद सेकेंडरीज मेल ब्रेस्ट वेल्विएशन। ठीक है, तो ये बेसिक इंडिकेशन है मेमोग्राफी की। ठीक है, मैम हमारे पास हॉस्पिटल में जी जी मेस्टेक्टमी क्या है? मस्टेक्टमी है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। ठीक है, ये टोटल मेस्टेक्टमी भी हो सकती है, ये पार्शियल भी हो सकती है। टोटल मेस्टेक्टमी का ये मतलब है कि पूरी ब्रेस्ट निकाल दी है। ठीक है, पार्शियल मेस्टेक्टमी का ये मतलब है कि हाफ ब्रेस्ट का जो जो डिजीज टिश्यूज थे उनको निकाल दिया गया है। ठीक है,
तो ये पार्शियल भी होती है, ये कंप्लीट भी होती है, ठीक है। जी ठीक है। तो हमारे पास आते थे पेशेंट्स मेल ब्रेस्ट वेरिएशन करवाने के लिए भी, जो कि समटाइम्स जो है लंप या निपल डिस्चार्ज इस तरह की चीज़ें फील करें, ठीक है। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इज रिकमेंडेड फॉर वुमेन ऑफ 45 एज 45 एंड अबव हैविंग नो सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट डिजीजेस। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी रिकमेंड की जाती है एज जिनकी 45 से ज़्यादा हो लेकिन उनको कोई सिम्टम ना हो ब्रेस्ट डिजीज़ का। जैसे कि एक कहा जाता है कॉमन प्रैक्टिस जो अप्लाई की जाती है वो ये होती है कि ख़वातीन को बाहर के मुल्कों में ये रिकमेंड किया जाता है कि अपनी हर बर्थडे वाले दिन या अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डे पे आप अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कराएं, इस तरह से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर शुड गेट हर सेल्फ स्क्रीन्ड, ठीक है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है उनको इटसेल्फ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी इज़ इंडिकेटेड फॉर वुमेन विद डिजीज़ सिम्टम्स। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी हम सिर्फ उन्हीं ख़वातीन में करते हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाएं। अब ये सिम्टम्स कौन से हैं? ब्रेस्ट पेन, चेंज इन कलर ऑफ द ब्रेस्ट, रिंकलिंग हो सकती है, स्किन पे रिंकलिंग हो सकती है, ब्रेस्ट पे फोल्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, और निपल डिस्चार्ज हो सकता है। ये कुछ जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि जिस केस में डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी की जाती है। अब स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक दोनों की समझ आ गई है कि क्या डिफरेंस है? यस मैम। ठीक है, अब इसकी हम मशीन की तरफ चलते हैं। हमने ये कहा कि बेसिकली जो मेमोग्राफी है इसमें मेमोग्राफी में हम सिर्फ ब्रेस्ट इमेजिंग करते हैं, ठीक है। ये बाकी मशीन से डिफरेंट है क्योंकि बाकी मशीन्स में हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन्स करते हैं, ठीक है। उसमें हम जो है वो फ्लोरोस्कोपी की हमने एग्जांपल ली, सीटी स्कैन की हमने एग्जांपल ली, एमआरआई की अगर हम एग्जांपल लें, अल्ट्रासाउंड की अगर एग्जांपल लें, तो उस एक मशीन से मल्टीपल टेस्ट्स हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि मेमोग्राफी में हम सिर्फ ब्रेस्ट इमेजिंग ही कर सकते हैं, ओनली ब्रेस्ट इमेजिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अब ये जो मशीन है मेमोग्राफी की ये डिज़ाइन ही इस तरह से की जाती है कि इससे सिर्फ ब्रेस्ट इमेजिंग की जाए। अब मेरे बच्चों ये जो एडवांस्ड मशीन है, रिसेंटली भी जिस मशीन पे मैंने काम किया इस तरह की ही मशीन थी, ठीक है। इसमें हमारे पास होता क्या है, ये आपके पास एक स्टैंडिंग, आप यू कैन से स्टैंडिंग टेबल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है वो एक ब्रेस्ट सपोर्ट के लिए एरिया बना होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कंप्रेशन प्लेट होती है, ठीक है। अब पेशेंट को मेमोग्राफी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन से कि अभी तक मैंने किसी को भी सिटिंग में मेमोग्राफी कराते नहीं देखा, हमेशा मेमोग्राफी को स्टैंडिंग पोजीशन में करवाते हुए देखा गया है, ठीक है। तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स थी जिन पे मैंने काम किया और तीनों डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया। तो वहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा, हाँ जो ख़वातीन खड़ी नहीं हो सकती या जिनको खड़े होने में कोई प्रॉब्लम है उनकी भी जो है वो हर तरह से हमने ट्राई किया कि उनको खड़े करके ही या किसी चीज़ पे खड़ा करके या उसको पकड़ के जो है उसका एग्जामिनेशन हमने स्टैंडिंग पोजीशन में ही किया। तो ये बात माइंड में याद रहेगी कि मेमोग्राफी का एग्जामिनेशन हम कौन सी पोजीशन में करते हैं? यस मैम, स्टैंडिंग यस पोजीशन। मैम, स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अगर आप देखें तो ये दोनों इमेजेस को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास जो टेबल है, ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे हमने इसका ये टेबल ये जो स्टैंडिंग यू कैन से टेबल, इसको तो हम जो है वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, कंप्रेशन प्लेट है, ब्रेस्ट सपोर्ट और इमेज रिसेप्टर जो है ये मूवेबल है, ठीक है। आप यहीं पे भी किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में मशीन देखेंगे तो ये जो बैक वाला बैक सपोर्ट होती है ये मूवेबल नहीं होती, लेकिन जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है जहाँ पे एक्सरे ट्यूब और यू कैन से इमेज रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये एरिया जो है वो मूवेबल होता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को इंक्लूड कर दूं कि पहली बात हमने ये की कि पेशेंट को हमने स्टैंडिंग में खड़ा करना है, ठीक है। स्टैंडिंग में पोजीशन में हमने स्टैंडिंग पोजीशन पेशेंट की अचीव करनी है। फिर हम एक टाइम में दोनों ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन नहीं कर सकते,
ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखें कि एक टाइम में सिर्फ एक ही ब्रेस्ट का जो है वो इमेजिंग पॉसिबल है। बात आ गई है समझ में कि मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। जैसे हम यस एक्सरे यस मैम। में हम दोनों फीमर्स का इकट्ठे एक्सरे कर सकते थे, हम दोनों नी जॉइंट्स का इक्वली कर सकते हैं, हम दोनों लंग्स की इमेजिंग इकट्ठे करते हैं, लेकिन हम दोनों ब्रेस्ट की इमेजिंग एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली पेशेंट को खड़ा किया जाता है, उसका फेस टूवर्ड्स हम मशीन करते हैं, और जो है वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि पहले हमने राइट का करना है या लेफ्ट का करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये जो है वो आप लोगों को यू कैन से कि कंप्रेशन पैडल्स नज़र आ रहे होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए हैं, दो इस साइड पे दो इस साइड पे। तो ये हमारे पास अगर हमने राइट साइड पे जो है वो राइट ब्रेस्ट की पोजीशनिंग करनी हो तो हम लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं। ठीक है, और अगर हमने लेफ्ट ब्रेस्ट की पोजीशनिंग करनी हो, इमेजिंग करनी हो, तो हम राइट साइड पे जो है वो खड़े होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पे खड़े होके ज़्यादा अच्छी पोजीशनिंग यू कैन डू। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो बेसिकली ये जो राइट साइड पे जो दो पैडल्स हैं, इसमें हम जो है वो कंप्रेशन पैडल को एक से हमने अप करना होता है और दूसरे से हमने डाउन करना होता है। ठीक है, जब आपने कंप्रेशन प्लेट को प्रेस करना है ब्रेस्ट पे, तो आप इसको आप उस पैडल पे प्रेस करेंगे जो कि डाउनवर्ड आता है, और अगर आप एक्सपोजर के बाद जब आपने कंप्रेशन को रिलीज करना हो तो आप उस पैडल पे प्रेस करेंगे जो कि कंप्रेशन प्लेट को अपवर्ड मूव करेगा। बात आ गई है समझ में कि मैं क्या कह रही हूँ? मतलब मैम आप हाथों से यस भी मैम। आप हाथों से भी कंप्रेशन प्लेट को, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बटन्स लगे हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इजी रहता है कि आप हाथों से पकड़ के ब्रेस्ट की पोजीशनिंग करें और पाँव से कंप्रेशन प्लेट को अप एंड डाउन मूव कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाँव से इजीली जो है वो कंप्रेशन दे सकते हैं, और बहुत से जो हैं वो हाथों से ही पोजीशनिंग भी कर लेते हैं और कंप्रेशन प्लेट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। जी बेटा, आप क्या कहती थी आयशा? जी बच्चे। मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कहा, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप कोई क्वेश्चन पूछ रही थी। नो मैम, क्वेश्चन ही मैं पूछ रही थी। अच्छा, आगे बात समझ में कि मैंने क्या कहा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये पोजीशनिंग के हवाले से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और अबाउट द मशीन पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं जो मूवेबल पोर्शन है, जिस पोर्शन को हम मूव कर सकते हैं, उसमें हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, ट्यूब बोर्ड, फिल्ट्रेशन, कोलिमेशन। कि यहाँ से जो है वो क्या होगा, एक्सरेज को आप जो है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे। ठीक है, जो कंप्रेशन पैडल होता है, ठीक है, ये यू कैन से के ये बेसिकली रेडिएशंस इस पे कोई खास इफेक्ट नहीं करती, रेडिएशन फ्री पोर्शन होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो बेसिकली ऐसे मटेरियल से बना होता है कि उसका ब्रेस्ट पे कोई शेडोइंग नहीं आती। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे अगर ब्रेस्ट को प्लेस करवाया गया है तो उसके बाद जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब होंगी, रेडिएशंस अब्जॉर्ब होने के बाद ग्रिड, स्क्रीन फिल्म और फोटो टाइमर डिटेक्टर से पास होके हमें इमेज जो है वो अचीव होगी। अब इसमें भी एक समझने वाली बात ये है, वो समझने वाली बात ये है कि हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम जो है वो कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म यूज़ करें, और एक हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डिजिटल सिस्टम है। तो आजकल हर जगह ही जहाँ पे भी मेमोग्राफी मशीन लग रही है वहाँ पे डिजिटल इमेजिंग होती है कि आप अगर जो है वो डिजिटल सिस्टम में ये होता है कि इमेज को आप एक्सपोजर करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर पे इमेज रिसीव हो जाती है थ्रू डिजिटल सिस्टम। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम। लेकिन जहाँ पे मैं पहले जो हमारा ग्रेजुएशन में टीचिंग हॉस्पिटल होता था वहाँ पे कन्वेंशनल फिल्म ही चलती थी, वो काफ़ी पुरानी मशीन लगी हुई थी, तो वहाँ पे कन्वेंशनल फिल्म ही लगी हुई थी। कन्वेंशनल फिल्म पे ही हम जो है वो एक्सपोजर लेके उसको वॉश आउट करते थे। ठीक है, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप देखें, हमने अभी इसकी बात की एक्सरे ट्यूब की, एनोड और कैथोड की सेम इसी तरह से ही जो है वो एक कंपोजिशन जैसे एक्सरे ट्यूब में होती है नॉर्मल एक्सरे मशीन में। ठीक है, ऐसे ही है।
फिर उसके बाद जो है वो एक्सपोजर है ब्रेस्ट के साथ, ठीक है। चेस्ट वॉल पे हमने जो है कंप्रेशन जो पैडल है उसको हमने चेस्ट वॉल तक रखना है, ठीक है। पूरी ब्रेस्ट को उसमें इंक्लूड करना है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो प्लेट है, और उसके बाद हमने उसकी इमेजिंग करनी है। ये बेसिकली सीसी प्रोजेक्शन है, सीसी क्रेनियोकॉर्डल प्रोजेक्शन को कहते हैं, ठीक है। मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं। मोलिब्डेनियम बेस्ड हो सकती है, स्पेशलाइज्ड टंगस्टन से बनी हो सकती है एक्सरे ट्यूब, और रोडियम से हो सकती है, ठीक है। मोलिब्डेनियम the best material to be used in mammography, allows production of low energy spectrums of radiation, low kVp 26 to 40 kVp, ठीक है। ये कन्वेंशनल टू डिजिटल भी ये वैल्यूज़ मैटर करती हैं। अब जैसे कि विशोंग में लिखा हुआ है कि 28 kVp से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रेडिएशन डोज, ठीक है। तो ये जो है वो कन्वेंशनल टू डिजिटल ये वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही हैं। खैर आप जिस भी मशीन पे जाएंगे आप लोगों को एक मैक्सिमम डोज और एक मिनिमम डोज दोनों बता दी जाती हैं कि आप कितनी डोज यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन एंड रोडियम आर यूज्ड फॉर हायर बीम नीड्स इन डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज। अब मोलिब्डेनियम तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, कॉमनली यूज़ हो रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, बेस्ट मटेरियल है उसका। लेकिन रोडियम और टंगस्टन वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट डेंस टिश्यूज़ की बात की जाए। जैसे कि हम अक्सर एग्जांपल लेते होते हैं कि बहुत ज़्यादा जब ओबीस पेशेंट होते हैं उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, तो हम उनको कहते हैं कि बेहतर मशीन पे आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं या बड़ी मशीन पे अल्ट्रासाउंड कराएं। तो सेम इज़ द केस कि अगर एक डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो एग्जामिन नहीं हो सके थे मोलिब्डेनियम पे, तो हम उनको पेशेंट को कहाँ पे रिकमेंड करेंगे, जहाँ पे रोडियम या टंगस्टन जो है वो फिलामेंट यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। बात आ गई है समझ में? यस मैम। यस मैम। आप लोग साथ मेमोग्राफी भी पढ़ रहे हो? नो मैम अभी नहीं पढ़। मैम नो मैं मैम। पढ़ रही हूँ। कोलिमेशन की बात करें तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोलिमेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यूज टू शेप द रेडिएशन फील्ड, ठीक है, रेडिएशन फील्ड को शेप अप करने के लिए। रिकॉल स्मॉलर रेडिएशन फील्ड्स मींस लेस स्कैटर कोलिमेशन व्हेन यू कैन, एंड कोलिमेट व्हेन यू कैन। इतना कोलिमेट करें जितना आप कर सकते हैं। स्मॉलर एरिया एक्सपोज्ड बेटर फॉर पेशेंट डोज, जितना आप कम एरिया को कोलिमेट करेंगे इतनी ही कम रेडिएशन डोज होगी। तो बेहतर ये है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा कोलिमेशन ना करें, क्योंकि आप जितना एरिया कोलिमेशन के इनसाइड लेंगे उतनी ही पेशेंट की रेडिएशन डोज इंक्रीज होगी, ठीक है। ब्रेस्ट कंप्रेशन की अगर इन मेमोग्राफी द ब्रेस्ट इज compressed यूजिंग अ rigid transparent plastic compression plate which can be motor driven, ठीक है। तो मोटर ड्रिवन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने कंप्रेशन पैडल की बात की, ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स हम बटन को अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, और हम विद द हेल्प ऑफ जो है वो फीट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोटर ड्रिवन होता है, जिसको आप जैसे कि आप फ्लोरोस्कोपी में भी फोटो रेडियोग्राफिक फुट यूज़ करते थे, तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि ब्रेस्ट को कंप्रेस कर दिया जाए, ठीक है। कंप्रेस करके हमें बेटर इमेजिंग डिटेल मिलती है, ठीक है। अगर हम सिंपली विदाउट कंप्रेशन एग्जामिनेशन करेंगे तो वो इतनी अच्छी हमारे पास डायग्नोस्टिक क्वालिटी की इमेजेस नहीं आती। बात आ गई है समझ में? यस मैम। जी मैम। मुश्किल यस मुश्किल तो मैम। नहीं है ना? नो मैम। ब्रेस्ट कंप्रेशन, वाई वी अप्लाई ब्रेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। ये बेसिकली बताया गया है कि जब नॉर्मल ब्रेस्ट हो तो उसमें हम फुली उसको कंप्रेस करते हैं, बट जब इम्प्लांट हो, ब्रेस्ट की इनसाइड इम्प्लांट हो, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्रेशन पैडल का हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। decreases the thickness of the breast, thus reduces the scatter radiation, improves the contrast. थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि कंप्रेशन की मैं हम आपको एग्जांपल देती हूँ। अब ये कंप्रेशन अगर रिलीज कर दिया जाए तो इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी ना, ब्रेस्ट टिश्यूज की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो ये बेसिकली अब इसमें कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ, थिकनेस जो है वो उसकी कम होगी, ठीक है। तो डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट दस रिड्यूसेस द रेडिएशन, ठीक है। स्कैटर रेडिएशन कम होंगी, स्कैटर रेडिएशन कम होंगी तो कंट्रास्ट इंप्रूव होगा। डिक्रीज द काइनेटिक ब्लर,
ठीक है। काइनेटिक ब्लर, काइनेटिक जो केवीपीस एमएस की वजह से जो ब्लर आता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। रिड्यूसेस जियोमेट्रिक अनशार्पनेस बाय होमोजेनियसली ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द फिल्म। अब हमने ये पढ़ा था, एक्सरे में ये पढ़ा था कि जितना ऑब्जेक्ट फिल्म के करीब होगा इतनी अच्छी इमेजिंग होगी, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द फिल्म ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन, तो उससे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी। मेक्स ब्रेस्ट थिकनेस यूनिफॉर्म इन फिल्म डेंसिटी। तो इससे ये होगा कि अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल लें तो जो निपल वाला एरिया होता है ये बेसिकली थिन होता है एज कम्पेयर टू द पोर्शन नियर टू द चेस्ट वॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरिया थिन होगा उसका कंट्रास्ट चेंज होगा थिकंड एरिया से, ठीक है। तो जब हमने कंप्रेशन पैडल अप्लाई कर दिया तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यूनिफॉर्मनेस आ जाएगी, एक जैसे टिश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म टिश्यूज़ हो जाएंगे। डिफरेंशिएट्स द इजीली compressible cysts in fibroglandular tissue from the more rigid carcinomas। डिफ्रेंशिएट करता है कंप्रेसिबल सिस्ट्स को, फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यूज को रिजिड कार्सिनोमा से मेमोग्राफी या कंप्रेशन पैटर्न। सेपरेट्स द सुपर इम्पोज ब्रेस्ट लियंस। अब अगर सुपर इम्पोज लियन का क्या मतलब है, इस लियन का सुपर इम्पोज लियन का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे इंटीरियर साइड पे एक जो है वो लियन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो बेसिकली हमारे पास ये लोब्स हैं, ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं, इन मेमोरी डक्ट्स में 3-4 किस्म के जो लियंस हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम विदाउट कंप्रेशन जो है एग्जामिनेशन करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ऑब्सक्योर हुए नजर आएंगे ना, हमें अलग अलग तो नहीं होके नजर आएंगे, क्लियर तो नहीं होगा ना, ऐसे ही है। यस मैम, यस मैम, Yes, ओके लेकिन sir. जब हम मेमोग्राफी, जब हम कंप्रेशन पैडल यूज़ करेंगे तो कंप्रेशन पैडल से जब यूनिफॉर्म थिकनेस आएगी तो वो अपने एरिया में स्कैटर हो जाएंगे और फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सकते हैं। बात आ गई है समझ में? यस मैम। जी मैम। ठीक है। रिड्यूसेस रेडिएशन डोज टू द ब्रेस्ट टिश्यू। अब अगर हम कंप्रेशन पैडल यूज़ नहीं करेंगे तो रेडिएशन डोज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर रेडिएशन डोज ज़्यादा होगी तो वो पेशेंट के लिए डेंजरस है, यस मैम। पेशेंट के लिए भी डेंजरस है। और उसका एक और नुकसान ये होगा कि जितनी रेडिएशन डोज इंक्रीज होती जाएगी, एक तो पेशेंट को डेंजर है, दूसरा क्या है कि हमारे पास कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे कंप्रेशन पैडल के जो हैं वो फायदे हैं। बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? डिटेल्ड इमेज ले लेते हैं जिसमें Detailed डिटेल्ड imaging. व्यू। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन हमें अच्छी मिलती है। द ब्रेस्ट इज ब्रॉड क्लोजर टू द इमेजिंग रिसेप्टर। ब्रेस्ट को इमेजिंग रिसेप्टर से हम ज़्यादा करीब ले आते हैं सो दैट मैग्नीफिकेशन एंड फोकल स्पॉट ब्लरिंग इज रिड्यूस्ड। इस वजह से मैग्नीफिकेशन और फोकल स्पॉट ब्लरिंग रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड मोमेंट ब्लर इवन एट रिलेटिवली लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स। मोमेंट की वजह से जो ब्लर आता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और लॉन्गर एक्सपोजर टाइम्स में भी जो है वो मोमेंट से इतना ब्लर नहीं आता। अगर समटाइम्स टाइम भी लग जाता है, ठीक है, हम एक इमेज लेते हैं, अगर वो ठीक आती है तो ही हम कंप्रेशन पैडल को रिलीज करते हैं, वरना छोड़ देते हैं, ठीक है। लेस स्कैटर रेडिएशन इन द इमेज। स्कैटर रेडिएशन इमेज में कम आती है। द बीम path length through the breast is shorter so there is less material to do the scattering। जितना जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू इमेज रिसेप्टर के करीब आता जाएगा, इतनी ही क्या होगी, स्कैटर रेडिएशन कम होगी। क्लियर है? आगे चले। यस मैम। Yes, sir. The reduced path length makes practicable the use of lower energy, less penetrating X-ray spectra. This gives greater subject contrast. Small areas of pathology buried in glandular tissue can be better visualized as malignant tissues tend to be firmer। ठीक है, स्मॉल एरियाज ऑफ पैथोलॉजी भी हमें नजर आ सकते हैं जो कि ग्लैंडुलर टिश्यूज में होते हैं, ठीक है। और मेलिग्नेंट टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादा फेरमर होते हैं, ज़्यादा थिक होते हैं। ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट, इट्स द प्लेट दैट होल्ड द ब्रेस्ट। अब जैसे जब हम बैक टू द जाएं, ये बेसिकली क्या है, ब्रेस्ट प्लेट है, ठीक है।
इसके ऊपर ब्रेस्ट को रखा जाता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। मेड फ्रॉम कार्बन फाइबर, फ्री अब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्री अब्जॉर्प्शन हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि वो स्पेसिफिक मटेरियल से बनता है। लोअर पार्ट मेड फ्रॉम लेड, सेव द पेशेंट एब्डोमेन फ्रॉम रेडिएशन हैजर्ड। तो जो उसका लोअर पार्ट है उसके इनसाइड लेड होती है जो कि पेशेंट के एब्डोमेन पे रेडिएशंस को नहीं फॉल कराती, उनको रोक लेती है। क्लियर होगी ये, आगे ये बात समझ में? जी यस मैम। मैम। टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग मेमोग्राम। स्क्रीनिंग मेमोग्राम में आप जो है वो पेशेंट खुद भी कह सकता है, ठीक है, और जिनको वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जो भी अच्छे मुल्क हैं, डेवलप्ड हैं, जर्मनी है, डेनमार्क है, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है, मतलब कुछ कंट्रीज़ ने मैंडेटरी किया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट को हर साल, ठीक है, लेकिन कुछ लोग खुद भी करवाते हैं। तो स्क्रीनिंग में जो है वो बेसिकली एज ऑफ 40 प्लस लोगों को जो है वो हर साल एक स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो रेडिएशन डोज भी समटाइम्स जो है वो कम रखी जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये होता है कि हम स्क्रीनिंग मेमोग्राम के साथ जो है वो अगर पेशेंट की एज वगैरह कम है तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड को भी साथ में ले सकते हैं एज अ हेल्पफुल स्क्रीनिंग टूल, ठीक है। डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। अब हम व्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, इसमें मैं हेडिंग दे लेती हूँ व्यूज़ की, ठीक है। हमारे पास जो मेजर व्यूज़ हैं हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम टूवर्ड्स पेशेंट खड़ा होगा टूवर्ड्स द मशीन टूवर्ड्स एक्सरे ट्यूब, तो ये पोजीशनिंग होगी। ये बेसिकली ब्रेस्ट प्लेट है और कंप्रेशन पेडल है, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग जो है इसको क्रेनियोकॉर्डल पोजीशन कहते हैं। द केसेट इज प्लेस्ड अंडर द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ इंफ्रामेमरी फोल्ड। तो ये जो बेसिकली जो ब्रेस्ट की अटैचमेंट है थोरेक्स के साथ, उस अटैचमेंट को इंफ्रामेमरी फोल्ड भी कहा जाता है, कि ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ तक उसको जो है वो लिया जाता है inside the breastplate, and the breast is then pulled until the inframammary fold is taut, ठीक है। तो हमने जो है वो फोल्ड को ख़त्म करना होता है, ठीक है, ताकि वो एरिया हमारा जो ट्यूब का एरिया है, हमारा जो ब्रेस्ट प्लेट का और कंप्रेशन प्लेट का जो एरिया है वो फोल्ड उसके इनसाइड आ जाए, ठीक है। कंप्रेशन इज अप्लाइड एंड एक्सरे बीम इज डायरेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अबव। कंप्रेशन को अप्लाई किया जाता है और एक्सरे बीम को वर्टिकली फ्रॉम अबव जो है वो फॉल करवाया जाता है। पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। तो इसका जो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब वो क्या है, ठीक है, ये बेसिकली अगर हम इंफ्रा मेमरी फोल्ड को जो है वो इनसाइड द जो है वो इनसाइड जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हम उसके इनसाइड अगर रखेंगे तो इस तरह की हमारे पास जो है वो इमेजिंग आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास वी हैव 2 प्रोजेक्शंस, क्रेनियोकॉर्डल एंड एमएलओ, ठीक है। इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ठीक है, हम पहले फोल्ड्स को देख लेते हैं। आई गेस ये वाले ना, ये यहाँ पे ठीक है, ये बेसिकली बताए गए, ठीक है। नॉर्मल ब्रेस्ट मेमोग्राम में हमारे पास ये जो है वो ये एमएलओ व्यू है, ठीक है। हमने क्रेनियोकॉर्डल देखा, अब एमएलओ कैसा होता है वो भी देखते हैं, ठीक है।
मीडियो लेटरल ओब्लिक बेस्ट व्यू टू इमेज ऑल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड पेक्टोरलस मसल। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरे ट्यूब वाला पोर्शन है मेमोग्राफी यूनिट में वो मूवेबल है, याद है जब स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, बताया था तो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो उसको मूव करवाया जाता है और इस पोजीशन में इसको हम कहते हैं, ये कंप्रेशन प्लेट को हम ब्रेस्ट के मीडियली रखते हैं, ठीक है। तो ये लेटरल होता है, ब्रेस्ट प्लेट को लेटरली रखेंगे तो ये एमएलओ व्यू होता है, ठीक है। तो दो ही व्यूज मेनली किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सीसी क्रेनियोकॉर्डल एंड एमएलओ व्यूज, ठीक है। बेस्ट व्यू टू इमेज ऑल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड पेक्टोरलस मसल, तो इसमें पेक्टोरलस मसल को भी हम इंक्लूड करते हैं इन एमएलओ व्यू। The C arm of the mammographic unit is rotated to 45 degrees so that cassette is parallel to the pectoralis muscle. तो कैसेट पैरेलल हो जाती है पेक्टोरलस मसल के, ये ठीक है, ये पेक्टोरलस मसल होता है साथ में, तो इसके पैरेलल हो जाती है कैसेट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्री जो है वो एंगल अचीव हो गया है? तो बेसिकली मशीन के इनसाइड सेटिंग होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है वो एंगल्स लिखे हुए होते हैं। तो 45 पे आप खुद ही सिलेक्ट कर लेते हो उसके, ओके हमने 45 पे उसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। कुछ जो पेशेंट शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट लेंथ की पेशेंट्स होती हैं या कुछ लॉन्गर लेंथ की पेशेंट्स होती हैं, उनमें हम जो है वो एंगल इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये बात भूलनी नहीं है। द फिल्म होल्डर इज केप्ट हाई अप इन द एक्सिलरी फोसा एंड द पेशेंट्स आर्म इज अबडक्टेड एट द एल्बो बाय 80 डिग्रीज। तो आप पेशेंट का जो है वो 80 डिग्रीज पे उसका पेशेंट का आर्म जो है वो अबडक्ट कर देंगे जिस एरिया का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं। द एक्सरे बीम एंटर्स द ब्रेस्ट फ्रॉम मीडियल साइड, कंप्रेशन इज अप्लाइड टू द पेक्टोरलस मेजर मसल। तो एक्सरे बीम फिर कहाँ से एंटर होगी? मीडियल साइड से। क्यों मीडियल साइड से होगी? क्योंकि कंप्रेशन पैडल जो है वो मीडियल साइड पे है और कंप्रेशन पैडल के अबव ही एक्सरे ट्यूब फॉल करती है। बात आ गई है समझ में? सीसी और एमएलओ का समझ आ गई है यस कि मैम। दोनों में यस क्या मैम। डिफरेंस? यस ठीक मैम। है, तो मैं अगर ये एग्जाम में ये एमसीक्यूज पूछूं कि बेटा अगर मैंने पेक्टोरलस मसल देखना है तो कौन सा व्यू बेस्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएलओ व्यू बेस्ट होगा, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इसी तरह के मैं पहले भी आप लोगों को बता कहती रही हूँ बेटा, मैं इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, आप लोगों ने नहीं मेमोराइज किया, ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास एमएलओ व्यू है, इसमें आपको जैसे सीसी व्यू में आपको पेक्टोरलस मसल नज़र नहीं आ रहा था, इसमें पेक्टोरलस मसल नज़र आ रहा है। पेक्टोरलस मसल के साथ लिम्फ नोड्स भी नज़र आ रहे हैं, वेजल्स नज़र आ रही हैं, स्किन है, सबक्यूटेनियस फैट है, फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू है और डक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मेमोग्राम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा व्यू है, सीसी या एमएलओ है? सीसी। गौर करो, मैम एमएल। कैसे एमएलओ है, डिफाइन करें। सीसी में मुझे पेक्टोरलिस मसल नजर आ रहा है, नो मैम, उसमें नजर आ नो मैम। अभी तो बताया है डिफरेंस। सीसी में पेक्टोरलिस मसल नजर नहीं आता, ये दोनों साइड पे पेक्टोरलिस मसल नजर आ रहा है। रहा। यस मैम। यस मैम। तो अब मैं अगर एग्जाम में पूछूं कि सीसी और एमएलओ में क्या डिफरेंस है तो याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। पेक्टोरस मसल। यस। पेक्टोरलिस मसल का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री व्यूज़ भी होते हैं, कुछ एडिशनल व्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ। लेकिन हर ब्रेस्ट के जो हैं वो हमारे पास दो मेन व्यूज़ हमने करने होते हैं, ठीक है। जैसे राइट क्रेनियोकॉर्डल व्यू है तो ये राइट एमएलओ इसके साथ सप्लीमेंट, ये हमने हर हाल में करना ही करना है। जैसे हमने कहा था रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू हमने एक्सरे रेडियोग्राफी में पढ़ा था कि कभी भी कोई भी चीज़ हमें एक व्यू पे हमेशा नज़र नहीं आती, हमें हमेशा हर रीजन के दो व्यूज़ करने पड़ते हैं, याद है रूल ऑफ टू? यस मैम। लेट हो यस सेफ मैम। में लेना पड़ता है। यस मैम। तो ये बेसिकली रूल ऑफ टू है, राइट सीसी राइट एमएलओ, ठीक है, देन लेफ्ट क्रेनियोकॉर्डल और लेफ्ट मीडियोलेटरल ओब्लिक, ठीक है। ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ एग्जाम में, ठीक है।
अब कैसे पता चलेगा? नॉर्मल हमने तो देख लिया, अब ये कौन सा व्यू, इसमें कौन सा व्यू दिखाया गया है? ये सीसी है। जरवा, ये व्यू एमएलओ देख ओपन रहे मैम, वो एमएलओ प्लान नजर व्यू आ है। रहा है। जरवा आपको नींद आई हुई है? नहीं मैम। सामने बेटा पेक्टोरलिस मसल नजर आ रहा है, ठीक है, एमएलओ व्यू है। हाँ इसमें अब मेरे बच्चों ये देखो, ये फैटी ब्रेस्ट डेंसिटी के साथ जो है नॉर्मल ब्रेस्ट है, ठीक है, स्कैटर्ड ब्रेस्ट डेंसिटी है, हेट्रोजीनस ब्रेस्ट डेंसिटी है, और डेंस ब्रेस्ट डेंसिटी के साथ जो है इस तरह से ये डिफरेंट अपेयरेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज है, ठीक है। ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ये अगर यहाँ पे इसको गौर से देखो तो ये हेट्रोजीनस ब्रेस्ट डेंसिटी नजर आ रही है ना, हेट्रोजीनस अपीयरेंस है ना इसकी, यस मैम। यस ठीक है। मैम। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, वो ये बताना था, ये बेसिकली ये वाला फोल्ड नजर आ रहा है, ये यस यस अटैचमेंट मैम। मैम। जी ब्रेस्ट मैम। के, यस मैम। इसको इसको यस मैम। इसको इसको इंफ्रा मेमोरी फोल्ड कहते हैं, ठीक है। कि इंफ्रा क्यों है? मेमोरी ग्लैंड से बिलो जो है उसको वो इंफ्रा है, और मेमोरी अटैचमेंट जो है वो थोरेक्स के साथ हो रही है, तो ये इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है। तो सीसी में हमने इस फोल्ड को इंक्लूड करना होता है एट ब्रेस्ट प्लेट, ठीक है। अब ये क्या होगा? डेंस ब्रेस्ट फैटी टिश्यूज है ना, यस मैम। ठीक है। ये आप लोग इस इमेज को जब मेमोराइज कर लोगे ना, ठीक है, ये वाली इमेज, तो फिर आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो है वो हेट्रोजीनस अपीयरेंस कौन सी है और डेंस अपीयरेंस कौन सी है, ठीक है। अब ये क्या होगा? वेक्टर। नहीं, दोबारा गौर करें, ये भी बेसिकली एक फोल्ड ही है, ठीक है। ये हेड भी है। ये हमारे पास है स्कैटर्ड फैटी टिश्यूज, स्कैटर्ड फैटी टिश्यूज है, ठीक है, स्कैटर्ड फैटी टिश्यूज। अब ये क्या है? हाइड्रोजन। ऊपर पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रेस्ट कैंसर लिखा हुआ है, डीएल होगा। ठीक है। तो अब आइडिया हुआ कि नॉर्मल में और एबनॉर्मल में कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यस मैम। यस ठीक मैम। है। अब हमने ये वाली इमेज क्यों पढ़ी थी? इसलिए पढ़ी कि नॉर्मल फैटी टिश्यूज, फैटी ब्रेस्ट डेंसिटी पता होगी, स्कैटर्ड ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी पता होगी, हेट्रोजीनस पता होगी। इनको इस स्लाइड को अच्छी तरह जब मेमोराइज कर लोगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर मेलिग्नेंसी डायग्नोज करना आ जाएगी, ठीक है। इसमें अगर देखो तो हमारे पास जो है वो एक ट्यूमर है, ठीक है, और स्प्रेड हो रहा है, उसकी वास्कुलर सप्लाई भी हमें बड़ी, उसके साथ जो अटैचमेंट्स वो भी बड़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मल मेमोग्राम, बिनाइन सिस्ट, ठीक है, कैंसर, कैल्शियम इन योर डाइट डज नॉट कॉज कैल्शियम डिपॉजिट्स, कैल्सिफिकेशन इन द ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये समटाइम्स कैल्सिफिकेशंस इस तरह से नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम की वजह से नहीं होती, ये बेसिकली जस्ट कैल्सिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि जब लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स आफ्टर मीनोपॉज जो है वो मेमोरी डक्ट्स जो हैं, मेमोरी डक्ट्स और जो ग्लैंड्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं ना साइज में। तो वो क्या, वो जो श्रिंकेज है या जो नेक्रोसिस ऑफ सेल है वो क्या बन जाती है? कैल्सिफिकेशन बन जाती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये यहाँ पे कैल्शियम, अगर कैल्सिफिकेशन है तो ये कैल्शियम है या कोई और चीज़ है। तो टिश्यूज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है। मेमोग्राम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। अभी हमने कार्सिनोमा की, अगर आप देखें तो ये डक्टल कार्सिनोमा की हमने एग्जांपल ली थी। तो ये हमारे पास क्या है? डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। माइनर सी कैल्सी जो है वो उनका ट्यूमर जो है उसके साथ में इलोंगेशन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों होता क्या है? अब हम मेन प्रोसेस की तरफ जाते हैं। एक्सरे मशीन है बेसिकली, ठीक है। एक्सरे मशीन में जो है वो इमेज रिसेप्टर है। इमेज रिसेप्टर से हमारे पास क्या होता है कि कन्वेंशनल
एक्सरे, फिल्म स्क्रीन, कैसेट और प्रोसेसर से हम वॉश आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में हमारे पास एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेक्टर होता है और एक डायरेक्ट डिटेक्टर होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डिटेक्टर में क्या होगा, एक्सरे, स्कैंटिलेशन, विजिबल लाइट, ठीक है, फोटो डायोड से हमारे पास जो है वो कंप्यूटर में आ जाएगी इमेज। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट डिटेक्टर से क्या होगा कि हमारे पास ये वाला सारा प्रोसीजर जो है, इससे होते हुए हमारे पास क्या होगा कि डायरेक्ट डिजिटल डेटा अपीयर हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास जितनी भी डिजिटल मशीन्स हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हम इमेजिंग लेते हैं तो जैसे ही हम इमेजिंग एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर पे शो हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कन्वेंशनल में क्या होता है कि हम प्रोसेसर से वॉश आउट करते हैं फिल्म्स को, ठीक है। ये एक सारा प्रोसेस है। अब हम आते हैं रूटीन मेमोग्राफी स्क्रीनिंग में हमारे पास किस तरह के लीजन्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। इंट्रा मेमोरी लिम्फ नोड्स हमें नज़र आ सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये डक्टल कार्सिनोमा है, ठीक है। लेकिन अब डक्टल कार्सिनोमा हमने इसे कैसे कहा, क्योंकि सारी की सारी डक्ट्स को भी इसने इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल हैं, ठीक है। तो पेक्टोरलिस मसल पे जो लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हो, अनटिल एंड अनलेस उसका साइज ज़्यादा ना हो, तो वो नॉर्मल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। कुछ बिनाइन कैल्सिफिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। ये कैल्सिफिकेशंस के साथ भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। इम्प्लांट्स और मेटालिक फॉरेन बॉडीज़, जो जिन पेशेंट्स की मस्टेक्टमी हो जाती है वो इम्प्लांट्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो है वो उस ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, तो वो भी हमें इस तरह से नज़र आ सकते हैं। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन क्लियरली रिलेटेड टू प्रायर सर्जरी, तो इस तरह के हमारे पास जो आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि पहले से उसकी सर्जरी हो चुकी है। और कुछ हमारे पास फैट कंटेनिंग लीजन्स होते हैं जो इस तरह से नज़र आते हैं। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ बिनाइन फाइंडिंग्स। क्लियर हो गया, बिनाइन फाइंडिंग्स क्लियर हो गई हैं यस जो कि मैम। यस मैम। मैलिग्नेंट नहीं है। यस मैम। अब मेरा बेटा, मैं जैसे रीजनल अल्ट्रासाउंड में मैंने बच्चों को टायराइड्स पढ़ाए थे, ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है जो है वो हम कैंसर को देखने का या किसी भी एरिया को जो है हम क्राइटेरिया बना लेते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो वो नॉन नॉन कैंसरस होगा, 1 होगी तो बिनाइन होगा। इस तरह से हम डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। तो ये बायरेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बायरेट्स का मतलब ये होता है कि हमने जितने भी लीजन्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है। उनकी कैटेगराइजेशन कैसे हमने की है वो अभी हम देखते हैं। ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, ठीक है। बायरेट्स स्टैंड किस लिए कर रहे हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। BIRADS breast imaging reporting and data system is a risk assessment and quality assurance tool developed by American College of Radiology that provides a widely accepted lexicon and reporting scheme for imaging of the breast tissues. It applies mammography, ultrasound and MRI. तो ये जो BIRADS हैं ये अप्लाई होते हैं mammography पे, अल्ट्रासाउंड पे और MRI पे, ठीक है। Classification. Breast imaging studies are assigned one of the 7th assessment categories. BIRADS 0 क्या है, incomplete है, need additional imaging evaluation, additional mammographic views or ultrasound, or for mammography obtaining previous images not available at the time of reading. तो हमारे पास BIRADS 0 क्या हुआ कि जिसमें हमें additional जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें बायरेट 1 की तो इसका मतलब है नेगेटिव, सिमेट्रिकल एंड नो मैसेज, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन और सस्पिशन कैल्सिफिकेशन, सस्पिशियस कैल्सिफिकेशन। जैसे अभी हमने नॉर्मल बिनाइन जो है स्पेक्ट्रम पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि अगर आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन प्रीवियस सर्जरी की वजह से हुई है या कैल्सिफिकेशन है तो वो बिनाइन होगा, तो वो हमने डाल दिया बायरेट कैटेगरी 1 में, ठीक है। इस नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिनाइन मैस भी नहीं है। समझ आ गई है या बच्चों। मैम, जी मैम। जी मैम। यस मैम। बायरेट 2 का मतलब है, बायरेट 2 है बिनाइन है, ठीक है। जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी, इसमें हमारे पास फाइब्रोइडिनोमास वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बायरेट 3 जो है प्रोबेबली बिनाइन हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोबेबली बिनाइन है, 0% 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी होती है, शॉर्ट इंटरवल फॉलोअप सजेस्टेड होता है। अगर बायरेट 3 के साथ पेशेंट है तो हम उसे कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप एक दोबारा मेमोग्राफी करवा लीजिएगा, ठीक है। बायरेट 4 में बेसिकली सस्पिशियस फॉर मेलिग्नेंसी, ठीक है, 2 to 94% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है। फॉर मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड बाय
बायरेट्स 4A 4B एंड 4C, ठीक है। तो आप बेशक इसको याद ना कीजिएगा, ये जो बायरेट 4 की फर्दर कैटेगरीज है आप बेशक इनको याद ना कीजिएगा, आप सिर्फ ये याद कर लें कि बायरेट 4 में 2 to 94% तक मेलिग्नेंसी रेट हो सकता है। आगे ये बात समझ में, और इसमें जो है वो बायोप्सी करनी चाहिए, बायरेट 4 में बायोप्सी करनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। आप बेशक ये याद ना कीजिएगा, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। बायरेट 5 में क्या है, हाईली सेंसिटिव ऑफ मेलिग्नेंसी, 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी, अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन। जब 95% तक जो है वो मेलिग्नेंसी का चांस आ गया तो उसमें सर्जरी मैंडेटरी हो जाती है, कीमो रेडियो ये फिर डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है, ठीक है। बायरेट 6 बेसिकली क्या है, नॉन बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बायोप्सी के बाद जो मेलिग्नेंसी कंफर्म हो जाती है वो बायरेट 6 में आती है। तो बेस टोटल हमारे पास 7 थे, जिनमें 0 को हमने नेगेटिव में इंक्लूड किया था, ठीक है। तो 0 से लेके 6 तक हमारे पास कितने हो गए, टोटल 7 बन गए ना। यस जी मैम। मैम। यस मैम। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि 7 अगर मैम ने कहा था तो यहाँ पे 7 बायरेट 7 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात बच्चों, बायरेट 0, ठीक है। ये जिसको मैंने शायद सेव नहीं हुई, ठीक है। ये हमारे पास जो है केस 1 बायरेट 0 बायरेट 2, ठीक है। ये इमेजेस को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। मैं इनको दोबारा से, ठीक है। अच्छा ये बच्चों मैंने जितने भी केसेस है ना, जितने बायरेट 0 से लेके 6 तक जो है वो मैंने सबकी इमेजेस ऐड कर दी हुई है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडवांसेस की बात करते हैं, डिजिटल मेमोग्राफी आल्सो कॉल्ड फुल फील्ड डिजिटल मेमोग्राफी, FFDM, फुल फील्ड डिजिटल मेमोग्राफी is a mammography system in which the X-ray film is replaced by solid state detectors that convert X-ray into electrical signals। तो अभी हमने कन्वेंशनल की भी बात की थी, डिजिटल की भी बात की थी, तो आजकल जो है वो मोस्टली डिजिटल मेमोग्राफी ही यूज होती है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन, अब कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन क्या होती है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर अ कन्वेंशनल फिल्म मेमोग्राम और अ डिजिटली एक्वायर्ड मेमोग्राम, ठीक है। तो हम कन्वेंशनल फिल्म मेमोग्राम से भी अचीव कर सकते हैं और डिजिटल एक्वायर्ड मेमोग्राम से भी हम कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन अचीव कर सकते हैं। ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, अब ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस क्या होती है, also called three-dimensional breast imaging is a mammography system where the X-ray tube moves in an arc over the breast during the exposure। जैसे कि सीटी स्कैन में हमारे पास एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग होती है, तो ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस में भी रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब आ जाएगी, तो उसको ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस कहेंगे। टोमो का बेसिक मतलब ही टू कट और टू सेक्शन होता है, ठीक है। उसको काटना या उसके स्लाइसिस करना या उसके सेक्शन करना। डिजिटल मेमोग्राफी, द स्टेजेस इन डिजिटल इमेजिंग, इमेज कैप्चर बाय डिजिटल डिटेक्टर, डिजिटल डिटेक्टर इमेज को कैप्चर करता है, कन्वर्जन ऑफ लेटेंट इमेज इनटू डिजिटल डाटा सेट, प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डाटा, डिस्प्ले ऑफ प्रोसेस्ड इमेज, ट्रांसमिशन एंड आर्काइवल ऑफ द डाटा सेट। ये हमारे पास जो है वो मेमोग्राफी की डिजिटल इमेजिंग के हमारे पास ये बेसिकली कंप्रेशन पैडल्स है, ठीक है। और ये हमारे पास मशीन है और यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो कंसोल रूम होता है और ये लेड शील्डेड ग्लास होता है, इसके पीछे हमने खड़े होके जो है वो एक्सपोजर देना होता है, ठीक है। ओल्डर फिल्म टेक्नोलॉजी और न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस है, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है। अभी थोड़े ही अरसे की बात है कि हम जो है वो कन्वेंशनल फिल्म प्रोसेसिंग भी करते थे, उसमें इस तरह की इमेजिंग आती थी। देन हमने जो है वो डिजिटल सिस्टम में इस तरह की बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन की इमेजेस भी अचीव की, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एक्वायर्ड जो डिजिटल के एडवांटेजेस हैं, एक्वायर्ड इन लेस देन अ मिनट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेमोग्राफी, ठीक है। हम जो है वो 1 मिनट से भी कम में जो है वो अचीव कर सकते हैं ब्रेस्ट की इमेजिंग। स्पॉट व्यूज, डिजिटल सिस्टम्स आर अवेलेबल टू हेल्प गाइड द ब्रेस्ट बायोप्सी। तो जैसे हमने स्पॉट फिल्म्स की बात की थी, तो हम जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ब्रेस्ट बायोप्सी भी कर सकते हैं। जैसे हमने मेरे बच्चों अगर हमें
दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर हमने यहाँ पे ब्रेस्ट इमेजिंग, हमने ब्रेस्ट को प्लेस किया हुआ है, हमने कंप्रेशन जो है वो पैडल को इंक्रीज किया हुआ है, हमने इमेजिंग की, तो 1 सेकंड के अंदर अगर हमें इमेजिंग कंप्यूटर पे नज़र आ गई तो कंप्रेशन में ज़्यादा अच्छी बेटर डिटेल जो है वो नज़र अचीव हम कर सकते हैं। तो विद कंप्रेशन हम इसको जो है वो बायोप्सी के लिए हम स्लाइस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांसमेंट है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज करते थे, जैसे मैंने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज पढ़ाई थी, याद है यस मैम। कि एक यस साइड मैम। से हम जो है वो प्रोब रखते हैं और दूसरी साइड से हम जो है वो बायोप्सी अचीव कर लेते हैं। तो यस इसी मैम। तरह से हम मेमोग्राफिक गाइडेड बायोप्सीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम कहाँ पे थे? हाँ, सुपीरियर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं स्पेशली इन डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज। अब कन्वेंशनल मेमोग्राफी में डेंस ब्रेस्ट को हम नहीं एग्जामिन कर सकते थे, हम पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर कर देते थे। ठीक है, तो जब से डिजिटल सिस्टम आया है तो डेंस ब्रेस्ट को भी जो है वो उनकी इमेजिंग भी पॉसिबल हो गई है। ऑफर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 डायमेंशनल ब्रेस्ट टोमोग्राफी यूजिंग रिलेटिवली लो डोजेस। तो ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस में हम कम डोजेस में जो है वो ब्रेस्ट की 3 डायमेंशनल इमेजिंग को भी अचीव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या है? Until ways are found to increase the spatial resolution of digital mammography, conventional film mammography will remain better able to detect subtle tissue changes such as microcalcifications. स्पेशल रेजोल्यूशन जब तक इसकी इंक्रीज नहीं हो जाती, कन्वेंशनल फिल्म्स जो हैं वो हमें क्या होती है, कन्वेंशनल फिल्म्स विल रिमेन बेटर एबल टू डिटेक्ट द सटल टिश्यू चेंजेस सच एज माइक्रो कैल्सिफिकेशंस को कन्वेंशनल फिल्म ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें दिखा सकती हैं। डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज इवन डिजिटल मेमोग्राफी में ओवरलुक सम लेयर्स दैट आर मास्क्ड बाय ओवरलाइंग टिश्यूज। तो हम समटाइम्स ऐसे टिश्यूज भी नजर आते हैं जो कि शायद कोई अबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, ये इसके सम कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम बायरेट्स रिपीट कर दे, मेरा नेट उस टाइम पे ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा था तो मुझे उसकी समझ नहीं आई। रिपीट कर देते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि कंप्रेशन प्लेट और कंप्रेशन पैडल ये चीज होती है? बेटा ऐसे होता है। अब कंप्रेशन पैडल बेसिकली, मैंने आपको जब स्टार्ट में मशीन का इंट्रोडक्शन बताया तो मैंने उसमें आपको 3-4 चीज़ें बताई। ठीक है, ब्रेस्ट यस को आप जिससे प्रेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन प्लेट। ठीक है, अब यस पैडल मैम। जो है कंप्रेशन पैडल आप यूज़ कर सकते हैं, थ्रू फुट यूज़ कर सकते हैं। उस पैडल को अप एंड डाउन करने के लिए आप फीट की हेल्प भी ले सकते हैं और आप जो है वो हैंड की हेल्प से भी उसको प्रेस कर सकते हैं। आप जो है वो स्क्रीन, अगर समटाइम्स मैं दोबारा से मशीन की तरफ जाती हूँ, आपके पास ये जो इमेज डिटेक्टर है आप इसको भी अपवर्ड मूव कर सकते हो और आप कंप्रेशन प्लेट को भी डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें मूवेबल होती हैं, अप एंड डाउन मूव हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन पैडल। ठीक है, आगे समझ। यस मैम। बायरेट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोटल मैंने आपको बताया, जैसे आयशा हमने रीजनल अल्ट्रासाउंड में थायराइड्स पढ़ा था। ठीक है, थायराइड यस के मैम। लिए तो इसी तरह यस से हमारे मैम। पास बायरेट एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, टोटल इसके 7 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास 0 से लेके 6 तक जो है वो हमने क्राइटेरिया बना लिया। ठीक है, 0 में हमारे पास इनकम्प्लीट जो है इंफॉर्मेशन होती है, हम उसमें सजेस्ट ये करते हैं कि फर्दर इमेजिंग टेस्ट होने चाहिए। बायरेट 1 में हमारे पास नेगेटिव, जैसे हमने पढ़ा था कि बिनाइन लीजन्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बायरेट 2 में हमारे पास बिनाइन जो है वो कन्फर्म्ड बिनाइन लीजन्स होते हैं। बायरेट 3 में हमारे पास प्रोबेबली बिनाइन हो सकते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है मेलिग्नेंसी की। ठीक है, देन हमने बायरेट 4 पढ़ा। ओके बायरेट मैम। 4 में मैंने आपसे कहा कि सस्पिशन हो सकती है 2 से लेकर 94% तक प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी। इसमें मैंने ये भी कहा कि बायरेट 4 की भी फर्दर टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, लेकिन आप इसको याद मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बायरेट 4 में 2 से लेकर 94% तक मेलिग्नेंसी का चांस हो सकता है और इसमें हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है, बायरेट 5 में मेलिग्नेंसी होती है।
ठीक है, 95% तक चांसेस होते हैं। और बायरेट 6 में हमारे पास बायोप्सी के बाद कंफर्म्ड मैलिग्नेंसी हो जाती है। ये 0 से लेके 6 तक टोटल हमारे पास 7 बायरेट्स क्राइटेरिया है। ठीक है, यस मैम। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। समझ आ मैम गई? फ्राइडे को रिवीजन क्लास है ना हमारी? रिवीजन क्लास हमने रखी है। जी फ्राइडे को। आपने कहा था ना लास्ट फ्राइडे को, आपने कहा था कि जब कमिंग फ्राइडे आएगा उस पे हम रिवीजन क्लास रखेंगे। ठीक है बेटा, आप सब लोगों को जो है वो मैं बता दूं, रिवीजन क्लास में आप सब लोगों ने अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके लाने हैं। और हम जो है आपका जिस जिस बच्चे को जो जो चीज़ समझ नहीं आई हुई होगी, मैं थ्रू आउट लेक्चर्स रिवाइज नहीं करूंगी। उनको रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अवेलेबल है। तो एक ही चीज़ को हम बार यस बार किस मैम। लिए उस पर अपनी एनर्जी किस लिए जो है वो लगाएं? हम क्यों जो क्यों ना मैम कोई नई, हाँ जी, कोई नई चीज़ पढ़नी चाहिए ना। जी मैम, जो हमारे पास जो हमें चीजें समझ नहीं आई मैम, वो हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे और वो हम रिवीजन क्लास में आपसे पूछ लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सारे बच्चे अगर कोई क्लास में प्रेजेंट नहीं भी है, बहुत सारे प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा कि अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके ले आइएगा। हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और मैं आज आप लोगों का रूम भी कंफर्म कर दूंगी सरफनान से पूछ के ना। मैं आप लोगों को बता दूंगी, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं आप लोग बेशक आ जाएं यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैम मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आपने कहा था कि एक दफा ऑन कैंपस मतलब क्लासेस शुरू हो जाएं तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगी, जैसे मैम आरफा भी करवा रही हैं। तो हम आपके पास आ जाएं, आप हमें अल्ट्रासाउंड का वो प्रैक्टिकल वगैरह करवाएंगी? श्योरली बेटा करवा दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो हम कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो जाए फिर हम कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक। ठीक है। और बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम तैयारी कर रहे हो अब आप लोग मिड टर्म्स की? यस मैम, स्टार्ट की है। आप लोगों की असाइनमेंट्स मैंने आज चेक कर दी हैं, और आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा नंबर दिए हैं। ज़्यादा नंबर इसलिए दिए हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्विज में। ठीक है, थैंक यू मैम। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी अपकमिंग असेसमेंट्स में डीले हो जाएं। ठीक है, तो अच्छा पढ़ें, और कोशिश ये करनी है कि जो पीछे जो कुछ हो चुका वो कवर अप हो जाए। ठीक है, मैम मिड के सिलेबस का आपकी आइडिया दे सकते हैं कि कहाँ तक होगा न्यूरोलॉजी का? मैं तो सारा सिलेबस ही दूंगी, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी मिड्स की डेट शीट तो आ जाए, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। जस्ट ओके। ओके बेटा, थैंक यू थैंक क्लास, अल्लाह हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।